विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक निबंध में संकलित महादेव वर्मा द्वारा लिखित प्रणाम निबंध का भावार्थ बता रहा हूं। कल मैंने आपको प्रणाम निबंध के संबंध में जानकारी दी थी, उसकी मूल संवेदना प्रतिपाद्य बताया था और मैंने आपको बताया था कि छायावाद की चर्चित कवियत्री महादेव वर्मा एक कवियत्री नहीं, एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थी। उन्होंने निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र लिखे हैं जो पर्याप्त चर्चित रहे हैं। उनमें उनके रेखाचित्र और संस्मरण हृदयहारी, मार्मिक हैं। ये निबंध प्रणाम, जिसमें उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त की है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित किया है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि कोई भी महान साहित्यकार अपनी रचनाओं में समाया रहता है, उसका व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में समाहित रहता है। वे कहती हैं कि महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना, उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तोलने में दूसरा तुल जाता है, दूसरे को नापने में पहला नप जाता है। वैसे ही जैसे घटके जल का नाप तोल घटके साथ है और उसे बाहर निकाल देने पर घटके अस्तित्व अनिस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं होता। कहते हैं कि महान साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार जो होता है, वह अपनी रचनाओं में, उसका व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में प्रतिफलित होता है। उस रचनाकार को उसकी रचना से पृथक करके नहीं देखा जा सकता और उसके रचनाओं से उसके व्यक्तित्व की सारी कड़ियों को जोड़ लेना भी संभव नहीं होता। एक को तोलने में दूसरा तुल जाता है। अगर किसी साहित्यकार की रचनाओं की हम समीक्षा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो रचनाकार को भी हम समझ जाते हैं, रचनाकार की भी मनोभूमि को समझ लेते हैं, रचनाकार की भी चिंतन को समझ लेते हैं। और अगर किसी रचनाकार के चिंतन, मनोभूमि और उसके व्यक्तित्व का अध्ययन कर लेते हैं तो हम उसी रचनाओं को भी समझ लेते हैं। दूसरे को नापने में पहला नप जाता है, अर्थात एक को समझ लेने पर दूसरे को समझा जा सकता है। कहना ही चाहते हैं किसी रचनाकार की अगर आप रचनाओं को समझ लें तो आप उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, और अगर आप उसके व्यक्तित्व को समझ लें तो आप उसकी रचनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी महारचनाकार अपनी रचनाओं में चिंतन के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में समाहित रहता है। इसलिए एक को पढ़कर हम दूसरे के विषय में अनुमान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे को समझकर हम पहले का अनुमान कर सकते हैं। वैसे ही जैसे एक उदाहरण देती महादेव वर्मा, वैसे ही जैसे घटके जल का नाप तो घटके साथ है। जैसे घड़े में अगर किसी में जल भरा हो तो उस जल का नाप तोल घड़े के नाप तोल से हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई बड़ा घड़ा है और 20 लीटर का है, किसी ने कहा 20 लीटर का घड़ा है, तो 20 लीटर का घड़ा कहते ही पानी का भी नाप हो गया कि पानी उसमें 20 लीटर है। तो घड़े कोई नाप के साथ जल का नाप हो गया। उसी तरीके से कृतिकार की समीक्षा के साथ साथ उसकी रचनाओं की समीक्षा हो जाती है, रचनाओं की समीक्षा के साथ साथ कृतिकार की समीक्षा हो जाती है। उसे बाहर निकाल देने पर और उस जल को घड़े से बाहर निकाल दें तो घट के अस्तित्व अनिस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं होता। अर्थात अगर घड़े का जल बाहर फैला दें, घड़े को खाली कर दें, तब भी घड़े के अस्तित्व अनिस्तित्व कोई प्रश्न नहीं फर्क नहीं पड़ता। अर्थात घड़े का अस्तित्व बना रहता है।
क्यों? घड़ा तो फिर भी है, जल में बाहर निकाल दिया, जल बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो किसी रचनाकार की रचनाओं को उसके व्यक्तित्व से हट करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब भी उसकी व्यक्तित्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो है और व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में समाहित है। माधवी वर्मा आगे कहती हैं कि मैंने जब रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य को पढ़ा तो मेरे मन में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक व्यक्तित्व, एक मानस कल्पना बन गई, मानस मूर्ति बन गई। और जब मैंने उनके दर्शन किए तो मैंने जो एक मन में मूर्ति बनाई थी वो मेरी मूर्ति खंडित नहीं हुई, अभी तो और अधिक परिपुष्ट हुई, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो मैंने अपने मानस में बनाया था उससे अधिक विशाल, उदात्त और भव्य व्यक्तित्व था। महादेवी कहती है, जैसे धृतराष्ट्र ने लोह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। कहते हैं एक महाभारत में कथा आती है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका, पांडव युद्ध को जीत गए, तो पांडव धृतराष्ट्र से मिलने के लिए दरबार में गए। दरबार में गए तो धृतराष्ट्र ने भीम से कहा कि भीम आओ मुझसे गले मिलो। कृष्ण धृतराष्ट्र की वीरता, उसके पौरुष को जानते थे, उसके आवेश को भी जानते थे, ये भी जानते थे कि भीम का इस तरह मिलना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पहले से ही एक लोहे की विशाल मूर्ति बनवाई बड़ी। जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगने के लिए बुलाया, वैसे ही कृष्ण ने इशारा किया और सैनिकों ने वह जो मूर्ति थी भीम की वो धृतराष्ट्र की ओर बढ़ा दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को आलिंगनबद्ध किया और पूरी ताकत से दबाया तो मूर्ति चूर हो गई। अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते और भीम को ही भेज देते तो हो सकता था भीम के प्राण पखेरु उड़ जाते, क्योंकि धृतराष्ट्र अगाध वीर था और उसके मन में जो एक आवेश था वो जानते थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण ने लोहे की मूर्ति आगे कर दी। तो कहते हैं कि उसे चूर चूर कर दिया था। वैसे ही पार्थिव व्यक्तित्व खंडित हो जाता है जब हम किसी को साक्षात देख लेते हैं। नहीं, कल्पना का व्यक्तित्व खंडित हो जाता है जब हम किसी के व्यक्तित्व को साक्षात देख लेते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को के साहित्य को पढ़कर जो उनकी मानस छवि बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व निर्मित किया था, वह व्यक्तित्व उस समय मेरा और परिपुष्ट हुआ जब मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुंचकर मैंने उनके दर्शन किए, तो मुझे लगा कि वास्तव में उनका व्यक्तित्व बहुत उदार है, महान है और भव्य है। पर उस समय मन में कौतूहल का भाव ही अधिक था। बचपन में जब मैंने उनका साहित्य पढ़ा था, उनकी रचनाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की एक मानस छवि तैयार की थी। मन में मैंने कल्पना की थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा व्यक्तित्व होगा, इतने उच्च, महान, इतने विशाल और ऐसा दीप्यमान उनका मुखमंडल होगा। आदि मैंने वो चिंतन किया था। उसमें एक कौतूहल था, एक आश्चर्य था कि चलो देखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन कहती हैं दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग, कहते हैं अवसर प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चयन कर चुकी थी, अर्थात मैं साहित्य के क्षेत्र में आ चुकी थी। साहित्य के क्षेत्र में मेरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। मैं निरंतर कविताएं और साहित्य लिख रही थी। जब मैं उनसे मिलने के लिए पहुंची तो मैंने देखा वे मिट्टी की कुटी श्यामली में उन्होंने एक मिट्टी की कुटिया बना रखी थी। एक मिट्टी का उनका घर सा मकान टाइप का था, उसमें बैठे हुए ऐसे मालूम पड़ रहे थे मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो काली मिट्टी में बैठा हुआ
कोई महान चित्रकार, साहित्यकार अपने हृदय की उज्जवलतम किरणों को उकेर रहा हो। अर्थात कहना चाहते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व महान था, वो गौरवर्ण के थे, विशाल व्यक्तित्व था उनका, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस काली मिट्टी की कुटी में कोई बहुत बड़ा शिल्पकार अपने मन के सौंदर्य को, अपने मन की शुभ्रता को जो है अंकित कर रहा हो। तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में महादेव वर्मा ने रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व को रेखांकित किया है और उन्होंने बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जहाँ साहित्य विशाल है, वैसे ही उनका व्यक्तित्व भी बहुत अधिक विशाल और आकर्षक था। वे एक महान साहित्यकार थे और उनकी महानता उनके साहित्य के द्वारा प्रतिफलित होती है। इस निबंध में महादेव वर्मा ने तत्सम प्रधान हिंदी का प्रयोग किया है। भाषा संप्रेषणीय है, विवेचनात्मक शैली है और रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवंत चित्रण उन्होंने किया है। आज यहीं तक। कल हम आपको पुनः इस संबंध में कुछ नए गद्यखंड का भावार्थ बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।